बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 4 में हमने मेन मेमोरी को डिटेल से देखा और उसके साथ साथ हमने कैशे को देखा, कैशे के स्ट्रक्चर को देखा, उसके अंदर डेटा किस तरह स्टोर होता है और कैशे लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हमने देखे कि डेटा को हम कैसे रिप्लेस कैसे करते हैं, ब्लॉक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी किए। ठीक है, और आज हम मूव करते हैं इंटरनल मेमोरी की तरफ। इंटरनल मेमोरी यानी सेमीकंडक्टर मेमोरी। अच्छा, इस चैप्टर में हम जितनी भी मेमोरीज पढ़ेंगे वो सारी सेमीकंडक्टर मेमोरी होगी और वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होगी। लेकिन आप जानते हैं कि रैंडम एक्सेस यानी रैम सिर्फ एक खास मेमोरी का नाम दिया जाता है जिसको हम मेन मेमोरी कहते हैं, जिसको हम रैम कहते हैं। हालांकि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी से निकला है और ये एक्सेस मेथड का नाम है, यानी एक्सेस मेथड से निकला है, जो कि ये शो करता है कि इसके अंदर जब भी हम डेटा को एक्सेस करते हैं तो उसके लिए फिक्स टाइम लग रहा होता है। यानी जितना भी डेटा आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, जब भी किसी बाइट को एक्सेस करेंगे तो वो उस यानी रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन ऑफ द दैट बिट और डेटा, हम फिक्स टाइम में उसको एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन रैम के लिए जो है वो सिर्फ इस नाम को यूज किया जाता है, मेन मेमोरी के लिए ये नाम यूज किया जाता है, जो कि एक मिस यूज है इस टर्म का। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेथड और किस किस और किस मेमोरी में यूज होता है, और वो तमाम मेमोरीज जो है वो सेमीकंडक्टर मेमोरीज कहलाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो रैम में हम देखते हैं वो ये कि रैम में डेटा जो है वो हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। और इसमें डेटा इसकी जो टाइप होती है या इसकी एक करेक्टरिस्टिक्स होती है जिसको हम कहते हैं वोलेटिलिटी। यानी रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है जिसके अंदर डेटा जब स्टोर किया जाता है तो वो हमेशा के लिए स्टोर नहीं रहता, परमानेंटली वो स्टोर नहीं रहता, बल्कि डेटा को उसमें स्टोर रखने के लिए, उसमें डेटा की स्टेट को मेंटेन रखने के लिए पावर सप्लाई की जरूरत होती है। अगर पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो उसके अंदर जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इस फीचर की वजह से, इस करेक्टरिस्टिक की वजह से कि इसके अंदर डेटा ज्यादा देर तक स्टोर नहीं रह सकता, या इसको अगर आपने स्टोर रखना है तो पावर सप्लाई की कॉन्टिन्यूसली जो है वो जरूरत होगी। इसलिए ऐसी मेमोरी को सिर्फ हम टेम्परेरी स्टोरेज के तौर पर यूज करते हैं। अब रैम के अंदर दो टाइप्स होती हैं, सेमीकंडक्टर मेन मेमोरीज की दो टाइप्स होती हैं जिसको स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम कहते हैं। जी, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन वाइज जाएं तो सेमीकंडक्टर मेमोरी के ये जितनी भी मेमोरी होती है वो एक बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी होती है जो कि मेमोरी सेल कहलाता है। ठीक है, अब इस सेल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जितनी भी सेमीकंडक्टर मेमोरीज के सेल्स होते हैं उनमें कुछ कॉमन फीचर्स प्रॉपर्टीज होते हैं, जिनमें से ये तीन प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिस्ट की गई हैं। नंबर 1, सेमीकंडक्टर मेन मेमोरी के एक सेल के अंदर सिर्फ एक ही बिट स्टोर की जा सकती है, या वो बिट 0 हो सकती है या वो बिट 1 हो सकती है। और ये 0 और 1 उस मेमोरी सेल की स्टेट्स को शो करता है कि इस वक्त स्टेट 1 है या इस वक्त स्टेट 0 है, और एक वक्त में कोई एक ही स्टेट हो सकती है। ओके, और इसके अलावा दे आर कैपेबल ऑफ बीइंग रिटन इनटू एट लीस्ट वंस टू सेट द स्टेट। इसका मतलब ये है कि हर सेल, जो भी सेमीकंडक्टर मेन मेमोरी का कोई भी सेल है, उसमें उसके अंदर सिर्फ एक, कम से कम एक बार उसको सेल को राइट करने की एक कैपेबिलिटी उसके अंदर होती है, ताकि कम से कम एक बार उसकी स्टेट सेट कर दी जाए। ठीक है, और अब वो स्टेट 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, तो इसका मतलब ये है कि एक बार उसको जरूर राइट किया जा सकता है उस सेल को। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हर सेल को जब राइट कर दिया जा चुका है तो फिर उसके बाद हम उसको रीड कर सकते हैं, उसके अंदर डेटा को सेंस कर सकते हैं, उसके अंदर स्टेट को जो है वो चेक किया जा सकता है कि इस वक्त किसी सेमीकंडक्टर मेन मेमोरी के सेल की स्टेट क्या है, 0 है या 1 है, या डेटा को रीड किया जा सकता है। ठीक है,
तो ये हमने ऑर्गेनाइजेशन देखी सेमीकंडक्टर मेन मेमोरी के किसी भी सेल की। और इसके बाद हम मूव करते हैं इसके अपीयरेंस, यानी अगर हम पिक्टोरियली इसको ड्रॉ कर पाए तो हमारे पास ये एक सेल है जिसके अंदर सेल पर होने वाला राइट ऑपरेशन और रीड ऑपरेशन जो है वो शो किया गया है। सेल को जब भी राइट किया जाता है, एक पिक्चर में आप देखते हैं, इस डायग्राम में देखते हैं कि सेल को जब भी राइट किया जाता है तो उसके साथ 3 टर्मिनल्स अटैच होते हैं जिनका अपना अपना काम है। नंबर 1 लेफ्ट साइड पर आप देखते हैं एक सिलेक्ट टर्मिनल या सिलेक्टर होता है। ये क्या करता है? सेल को सिलेक्ट करता है, ठीक है। और दूसरी तरफ से उसको एक कंट्रोल सिग्नल पास किया जाता है कंट्रोल टर्मिनल से। अब ये कंट्रोल सिग्नल जो है राइट ऑपरेशन की सूरत में राइट सिग्नल होगा और रीड ऑपरेशन की सूरत में रीड का सिग्नल होगा, ठीक है। तीसरी जानिब से एक जो सिग्नल है, जो टर्मिनल है वो डेटा का टर्मिनल है। राइट की सूरत में जब आपने डेटा को राइट करना है तो सेल को सिलेक्ट करने के बाद उसको कंट्रोल सिग्नल जब राइट का आ चुका होता है तो अब उसको जरूरत होती है इस सेल के अंदर किसी डेटा को स्टोर करने की। तो ये जो डेटा टर्मिनल है, इससे डेटा इसके अंदर जो है वो और सेंड किया जाता है। ये डेटा एक सिंगल बिट होगा या ये 1 होगा या फिर ये 0 होगा। अब ये जो डेटा है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के तौर पर इसके अंदर पास किया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो हम डेटा सेंड कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल यानी एक चार्ज हो सकता है, चार्ज हो सकता है, ठीक है। और चार्ज का लेवल जो है वो डिफाइन करता है, उसका थ्रेशोल्ड डिफाइन करता है कि इसके अंदर जो हम ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहे हैं वो 1 को शो कर रहा है और जो कम चार्ज जो स्टोर कर रहे हैं एक थ्रेशोल्ड से कम वैल्यू जो इसके अंदर पास की जा रही है वो 0 स्टेट इसके अंदर सेट कर देगी, ठीक है। फिर आता है कि जब हमने इस डेटा को रीड करना होता है तो सेल को सिलेक्ट करने के साथ साथ कंट्रोल सिग्नल जब रीड का आ चुका होता है तो फिर इससे एक आउटपुट निकलती है। एक आउटपुट टर्मिनल या एक सेंस करने वाला टर्मिनल होता है जो इस सेल के अंदर मौजूद चार्ज को सेंस करता है, आया कि ये चार्ज या वोल्टेज लेवल हाई है या लो है एक खास थ्रेशोल्ड से। उसके मुताबिक वो उसको सेंस कर लेता है कि इस वक्त सेल की स्टेट क्या है, 0 है या 1 है, और वही उसका डेटा कहलाएगा, ठीक है। कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक? आर यू देयर? मैम रिपीट कर दें, लाइट चली गई थी तो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, हम किसी भी सेमीकंडक्टर मेमोरी सेल की बात करते हैं। प्लीज म्यूट योर माइक। तो किसी भी सेमीकंडक्टर मेमोरी के सेल की जब इंडिविजुअल सेल की बात करते हैं तो एक सेल के अंदर एक ही स्टेट होती है, या वो 0 स्टेट होती है या 1 होती है, और उसको हम बाइनरी 1 या बाइनरी 0 कहते हैं। अब जितने भी सेल्स होते हैं मेमोरी के उनको हम राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। कम से कम एक बार तो जरूर राइट किया जा सकता है। जब राइट करना होता है तो सेल को सिलेक्ट किया जाता है। हर सेल के साथ 3 टर्मिनल्स अटैच होते हैं, राइट पर्पस के लिए भी और रीड पर्पस के लिए भी। जब राइट करना होता है तो एक टर्मिनल सिलेक्टर होता है जो इसको सिलेक्ट कर लेता है इस सेल को, और कंट्रोल सिग्नल से आता है राइट का सिग्नल, और तीसरी जानिब से डेटा का सिग्नल टर्मिनल होता है जहाँ से इसके अंदर डेटा जो है वो पास किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के तौर पर वोल्टेज की सूरत में, चार्ज की सूरत में। एक खास थ्रेशोल्ड से ऊपर वैल्यू जो है वो 1 कहलाएगी और उससे कम जो है वो 0 कहला रही होगी, और इसके अंदर इस तरह डेटा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के तौर पर वोल्टेज की सूरत में इस सेल की स्टेट को डिफाइन करता है 1 या 0 की सूरत में। और हम ये कहते हैं कि इसके अंदर डेटा जो है वो स्टोर हो गया या बिट जो है वो इसके अंदर स्टोर हो गई है। दूसरी तरफ जब हम सेल को रीड करना चाहते हैं, किसी भी मेमोरी सेल को रीड करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट किया जाता है, कंट्रोल सिग्नल रीड का आता है उसके पास, और फिर उससे एक इसके अंदर जो स्टेट मौजूद होती है उसको सेंस करने के लिए एक टर्मिनल होता है जो इसके अंदर मौजूद वोल्टेज के लेवल को सेंस करते हुए इसकी स्टेट को सेंस करता है कि ये 0 है या 1 है। तो इस तरह हर सेल के ऊपर एक रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। अब इस स्लाइड में हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर मेमोरी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं।
ये तमाम जो मेमोरीज होती हैं वो रैंडम एक्सेस मेमोरीज होती हैं, यानी इसके अंदर जो एक्सेस मेथड है वो रैंडम एक्सेस यूज होता है, लेकिन खास कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पर इनको डिफरेंट तरह की टाइप्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो आप कैटेगरी मेमोरी की टाइप देख रहे हैं वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम पर्टिकुलरली रैम कहते हैं या मेन मेमोरी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर कैटेगरी देखें तो ये रीड राइट कैटेगरी कहलाती है। इसके अंदर आप अगर डेटा को इरेज करना चाहें तो आप बाइट लेवल पर जाकर इरेज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रिकली, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए आप इसकी बाइट्स को चेंज करते हैं, इरेज करते हैं, रीसेट करते हैं, डेटा को डिलीट करते हैं, एक तरह का स्टेट्स को चेंज करते हैं। ठीक है, और राइट करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज हो रहा है वो भी अगेन इलेक्ट्रिकली है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की सूरत में इसके अंदर आप फिर से नए सिरे से हर सेल की जो है वो स्टेट को सेट कर रहे होते हैं 0 या 1 की सूरत। और लास्ट जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है हम उसको देखते हैं कि वो वोलेटिलिटी है। अब ये जो रैम होती है ये वोलेटाइल होती है, इसके अंदर डेटा जो है वो टेम्परेरी स्टोर होता है। अगर आपने इसके अंदर डेटा को स्टोर रखना है तो कॉन्टिन्यूसली आपको पावर सप्लाई इसको देनी पड़ेगी। जैसे ही सप्लाई आपको डिस्कनेक्ट करते हैं तो डेटा लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, रैम की बात हम कर रहे हैं। इसके बाद आती है रीड ओनली मेमोरी, जो कि रोम कहलाती है या प्रोग्रामेबल रोम होती है। ये जिस कैटेगरी में लाया करती है वो रीड ओनली मेमोरी यानी रोम कैटेगरी है। और इस केस में जो इरेजर है वो पॉसिबल नहीं होता। पॉसिबल क्यों नहीं होता? रीड ओनली मेमोरी का मतलब है एक बार जब लिख दिया गया है, एक बार जब डेटा राइट हो गया है तो अब आप इसको रेज नहीं कर सकते, इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, इसको डैमेज कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर दोबारा इरेज करके दोबारा लिखा नहीं जा सकता है। ठीक है, स्टेट्स को रीसेट नहीं किया जा सकता, रैम के अंदर डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता, इरेज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब ये जो रोम है रीड ओनली मेमोरी है, इसके अंदर जो राइट मैकेनिज्म है वो मास्क है। मास्क का मतलब ये होता है कि आप इसको जब भी इस रोम के अंदर डेटा को राइट करना होता है ना, तो राइट करने का जो टाइम होता है वो मैन्युफैक्चरिंग टाइम होता है या फैब्रिकेशन जब इसकी की जा रही होती है तब सिर्फ इसके अंदर डेटा को राइट किया जाता है, उसके बाद कभी भी राइट इसको नहीं किया जा सकता। तो जब एक तरह की जब वो इस रोम को इस यानी मेमोरी को बनाया जा रहा होता है, फैब्रिकेशन की जा रही होती है, उस वक्त इसके अंदर डेटा भी इसकी स्टेट भी इंड्यूस कर दी जाती है, इसके अंदर सेट कर दी जाती है, उसके बाद पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, और वोलेटिलिटी अगर हम इसको चेक करें तो वोलेटिलिटी में ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी की कैटेगरी में लाया करता है। नॉन वोलेटाइल होने का मतलब ये है कि इसके अंदर एक बार जब डेटा राइट हो चुका है तो आपको कॉन्टिन्यूसली पावर सप्लाई की जरूरत नहीं है उस डेटा को मेंटेन रखने के लिए, बल्कि सप्लाई ना भी दे तो उसके अंदर डेटा सेव रहेगा जो एक बार इसके अंदर राइट हो चुका हुआ है। ठीक है, जबकि प्रोग्रामेबल जो है रोम जो है उसको हम देखते हैं कि इसके अंदर डेटा जो है वो राइट मैकेनिज्म जो है वो इलेक्ट्रिकल है। प्रोग्रामेबल नाम से जाहिर है इसको प्रोग्राम किया जा सकता है, यानी इसको फिर से आप अगर डेटा को राइट करना चाहें तो फिर आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इसका डेटा जो है वो राइट कर सकते हैं। फैब्रिकेशन लेवल पर नहीं होगा, यानी एक तरह का जैसे सीडी की अगर हम बात करते हैं, मैं एक सिर्फ एनालॉजी क्रिएट कर रही हूँ, इट डजंट मीन कि मैं सीडी एक रोम है, बल्कि हम ये देखते हैं कि हम समटाइम एम्प्टी सीरीज लेकर आते हैं और उसके बाद फिर हम अपने जो डीवीडी सीडी राइटर है उसके जरिए हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल से या हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर के जरिए जो है उसके अंदर डेटा को राइट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह वाजे हो जाता है कि ये जो रोम है उसमें फैब्रिकेशन टाइम पर जब उस रोम को बनाया जा रहा होगा तब इसके अंदर डेटा राइट हो सकता है, जबकि पी रोम जो है ये प्रोग्रामेबल जो रोम है इसके अंदर एक बार जब वो मैन्युफैक्चर हो जाती है तो मैन्युफैक्चर हो जाने के बाद आप इलेक्ट्रिकली जो है वो इसके अंदर डेटा राइट कर सकते हैं। लेकिन जब एक बार राइट हो चुका तो फिर आप इसको इरेज नहीं कर सकते हैं, इरेजर इसका नॉट पॉसिबल है। रीड ओनली मेमोरी की कैटेगरी में लाया करता है, इसका मतलब यह है कि अब जो डेटा राइट हो चुका है आप उसको बार बार रीड कर सकते हैं।
और नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी एक बार जब राइट हो चुका है इलेक्ट्रिकली, तो फिर आप इसके अंदर जरूरत नहीं है आपको पावर सप्लाई इसको देने की ताकि वो इसके अंदर डेटा सेव है, बल्कि ऑटोमेटिकली वो परमानेंटली इसके अंदर जो है वो सेव रहेगा। ठीक है, इसी तरह इरेजेबल आ जाती है, ई प्रोम आ जाती है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोम आ जाती है, फ्लैश मेमोरी आ जाती है। तो आप ये देखते हैं ये सारी जो हैं वो रीड मोस्टली मेमोरीज हैं, यानी हम इनको जो है वो बार बार रीड भी करते हैं, इरेज भी कर सकते हैं। इरेज करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट है, और चिप लेवल पर इसको किया जाता है। डबल ई प्रोम को हम इलेक्ट्रिकली बाइट लेवल पर इरेज कर सकते हैं, और फ्लैश मेमोरी को इलेक्ट्रिकली ब्लॉक लेवल पर जो है वो फ्लैश मेमोरी यानी हमारी जो यूएसबी वगैरह होती है, इसको हम इसके अंदर डेटा जो है वो ब्लॉक लेवल पर राइट होता है और इसको इरेज किया जा सकता है, यानी बाइट लेवल पर जाकर नहीं हम कर सकते हैं। और राइट मैकेनिज्म सब में इलेक्ट्रिकली हम इसको राइट कर सकते हैं, और वोलेटिलिटी जो है वो नॉन वोलेटाइल है, एक बार डेटा सेव हो गया तो पावर सप्लाई की कंटिन्यूसली जरूरत नहीं होती डेटा को मेंटेन रखने के लिए। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक बताइएगा स्टार्ट के अंदर। ओके जी, नेक्स्ट जो आप टॉपिक देख रहे हैं दैट इज द डायनामिक रैम। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि सेमीकंडक्टर मेन मेमोरी जो रैम है उसकी दो टाइप्स है, एक को स्टैटिक रैम और दूसरे को डायनामिक रैम कहते हैं। तो पहले हम डायनामिक रैम को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम स्टैटिक रैम को डिस्कस करेंगे, उसका ओवरव्यू लेंगे। तो डायनामिक रैम की जब हम बात करते हैं तो इसमें डेटा जो है बिट्स की सूरत में जब स्टोर होता है, तो ये जो बिट्स हैं ये एक चार्ज की सूरत में कैपेसिटर के अंदर एक चार्ज की सूरत में स्टोर होता है, इसके अंदर बिट्स स्टोर होती हैं। अब कैपेसिटर के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी है कि उसके अंदर जो चार्ज या वोल्टेज उसके अंदर होता है वो आहिस्ता 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 लीक करना शुरू कर देता है, तो चार्ज लीक होता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि चार्ज को अपने लेवल पर मेंटेन रखने के लिए या बिट लेवल को या स्टेट इसकी जो उस मेमोरी सेल की जो स्टेट है उसको उसी लेवल पर रखने के लिए हमें कॉन्टिन्यूसली जो है वो वक्तन वक्तन उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। इवन पावर सप्लाई हम दे भी रहे हो तो तब भी उसको रिफ्रेश करने की जरूरत होती है ताकि इसका वोल्टेज जो है अपने लेवल पर मेंटेन रह सके। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये कंस्ट्रक्शन वाइज जो है वो बहुत सिंपल होती है एज कम्पेयर टू स्टैटिक रैम। और साइज वाइज हम देखते हैं कि पर बिट इसका साइज कंपैरेटिवली जो है वो स्मॉल होता है, लेस एक्सपेंसिव होती है, और इसके लिए हमें एक वोल्टेज को उसके लेवल तक रखने के लिए जो कि हम इंटेंडेड वोल्टेज लेवल है या बिट की स्टेट है या मेमोरी सेल की जो स्टेट है उसको मेंटेन रखने के लिए हमें खास ये सर्किट की जरूरत होती है जो रिफ्रेश करता रहे इसे वक्तन वक्तन। इसके अंदर डायनेमिक रैम के अंदर जब डेटा को हम रीड करते हैं इसकी स्टेट्स को सेंस करते हैं तो ये स्लोअर प्रोसेस होता है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि डायनेमिक रैम जो है वो स्लो मेमोरी होती है, इसका एक्सेस टाइम जो है वो कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू स्टैटिक रैम जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप ये देखते हैं कि स्टैटिक रैम की निस्बत वेरी कर रही हैं, और इस डायनेमिक रैम को हम यूज करते हैं मेन मेमोरी बनाने के लिए, यानी मेन मेमोरी जो है वो बेसिकली डायनेमिक रैम होती है। और ये जो डायनेमिक रैम सर्किट है ये एक तरह का एनालॉग सर्किट है, और इसके अंदर वोल्टेज का जो लेवल है वो एक खास वैल्यू के जरिए डिटरमिन किया जाता है, एक थ्रेशोल्ड के जरिए डिटरमिन किया जाता है कि अगर इस थ्रेशोल्ड से वोल्टेज हाई होगा तो 1 और अगर लो होगा तो 0, और वाइस वर्सा जो भी मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर सेट किया होगा उसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि डायनेमिक रैम को डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज, और अब हम इसको पिक्टोरियली अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये आपके सामने है। इसमें आप एक ट्रांजिस्टर देख रहे हैं,
कैपेसिटर देख रहे हैं राइट साइड पर, जो कि ग्राउंड के साथ इसकी एक लाइन कनेक्टेड है, और एक तरफ आप बिट लाइन देखते हैं। बेसिकली इस बिट लाइन के जरिए जो है सेंस किया जाता है कि इसके अंदर बिट कौन सी है, यानी स्टेट कौन सी जो है वो स्टोर की जाती है। और इस पूरे सेल को, ये बेसिकली एक सेल है, डायनेमिक रैम का ये एक सेल है। इस सेल को सिलेक्ट करने के लिए एक एड्रेस लाइन है जो एक स्विच की तरह काम करता है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही एड्रेस लाइन के अंदर चार्ज आएगा तो ये एक स्विच की तरह ये कनेक्ट हो जाएगा इस ट्रांजिस्टर के साथ, और एड्रेस लाइन में आने वाला करंट जो है अब वो ट्रांजिस्टर में आ जाएगा, यानी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और वो फ्लो करता हुआ जो है वो इसको बिट लाइन को सिलेक्ट कर लेगा। कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज है वो अकॉर्डिंगली जो है वो ट्रेड किया रहेगा। हम इसको रीड पर्पस के लिए कर रहे हैं या राइट पर्पस के लिए कर रहे हैं, इन आइदर केस हमें क्या करना होता है, एड्रेस लाइन के जरिए इस एड्रेस लाइन को चार्ज प्रोवाइड करते हुए इस सेल को सिलेक्ट किया जाता है, इसके सर्किट को कंप्लीट किया जाता है। इसके बरक्स हमारे पास एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं स्टैटिक रैम। और स्टैटिक रैम एक डिजिटल डिवाइस होता है, और ये बिल्कुल ऐसे ही डिजिटल डिवाइस होता है। इस स्ट्रेटजी गेट्स कॉन्फ़िगरेशन होती है। डीएलडी में डिजिटल लॉजिक डिजाइन में आपने ये पढ़ा था कि सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं, खास तरह के सर्किट्स होते हैं जिसको हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, और एक फ्लिप फ्लॉप सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर सिर्फ एक ही बिट स्टोर होती है, या 0 या 1, जो कि उसकी आउटपुट स्टेट को शो कर रही होती है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि स्टैटिक रैम जो है वो एक तरह का फ्लिप फ्लॉप लॉजिक गेट कॉन्फ़िगरेशन है, और जितने ज्यादा बिट्स की आपको मेमोरी चाहिए उतने ही ज्यादा आपको फ्लिप फ्लॉप्स की जरूरत होगी। सपोज आपको 8 बिट, 18 बिट और 20 बिट और 64 बिट, तो उसी तरह उतने ही ज्यादा 64 बिट की अगर हम बात करते हैं तो 64 फ्लिप फ्लॉप्स लॉजिक सर्किट्स जो है वो यूज कर रहे होते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट्स यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, जो मिलकर एक खास एक यानी कनेक्टेड वे में एक पर्टिकुलर एक मेमोरी को शो कर रहे होते हैं, और उनके अंदर डेटा की स्टेट्स को मेंटेन किया जा रहा होता है। अब एज कंपेयर टू डी रैम, इसके अंदर डेटा जो है वो लीक नहीं होता, यानी एक बार जो आपने उसकी स्टेट सेट कर दी है, चाहे वो 0 स्टेट सेट कर दिया या 1 स्टेट सेट कर दिया है, वो उस वक्त तक वही उसी स्टेट में रहेगा जब तक कि आप उसको खुद से उसकी किसी स्टेट को चेंज ना कर दें, यानी इंटेंशनली जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक वो उसके अंदर वही स्टेट जो है वो सेव रहेगी, या चाहे वो 0 है या 1 है। ठीक है, और अगर इसके अंदर डेटा यानी चार्ज जो है वो लीक ही नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि हमें पावर सप्लाई की तो जरूरत है, लेकिन इसके डेटा को चार्ज को रिफ्रेश करने की जो है वो जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और फिर जब हम इसके स्ट्रक्चर वाइज हम उसको देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर डायनेमिक रैम के सेल के निस्बत जो है वो कॉम्प्लेक्स है, साइज में भी ज्यादा है, इसका साइज भी बड़ा है पहले वाले के निस्बत, डी रैम के निस्बत। ठीक है, और अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो स्टैटिक रैम है, स्टैटिक रैम कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन है, और पर बिट इसका साइज भी ज्यादा है, और इसकी जो कॉस्ट है वो भी ज्यादा आती है फिर इसके एक सेल के ऊपर। तो इसका मतलब है ये मोर एक्सपेंसिव मेमोरी है डायनेमिक रैम की निस्बत, और इसके लिए जो है वो रिफ्रेश सर्किट की जरूरत नहीं पड़ती है डेटा वोल्टेज को जो है वो मेंटेन रखने के लिए, बल्कि वो इसके फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स है कि इसके अंदर डेटा जो है वो फ्लिप फ्लॉप की सूरत में स्टेट सेम रखता है। अब इसकी एक और करेक्टरिस्टिक्स ये है कि स्टैटिक रैम जो है वो फास्टर होती है, इसके अंदर डेटा का जो एक्सेस टाइम है वो कम होता है, जल्दी इसके अंदर से डेटा हम पिक कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। और ये टाइप स्टैटिक रैम जो है वो कैशे के अंदर यूज होती है।
तो आप लोग मेमोरी हायरार्की में भी पढ़ चुके हुए हैं कि कैशे की जो मेमोरी है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, उसका एक्सेस टाइम कम होता है, यानी वो फास्टर होती है, और इसकी जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रैम। तो इसकी वजह क्या है कि जो कैशे है उसके अंदर स्टैटिक रैम यूज होती है, और जो डायनेमिक रैम है, रैम जो है उसको डायनेमिक रैम के जरिए बनाया जाता है, या वो डी रैम डायनेमिक रैम होती है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, आपने देख लिया। और अब आते हैं हम इनके दरमियान कंपैरिजन की। जब हम बात करते हैं तो दोनों ही स्टैटिक रैम की बात करें या डायनेमिक रैम की बात करें, दोनों ही क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। डेटा को प्रिजर्व रखने के लिए आपको कॉन्टिन्यूसली पावर की जरूरत होती है। डायनेमिक सेल जो है वो सिंपलर होता है, यानी उसको बनाना आसान होता है, स्मॉल साइज का होता है, और एक खास यूनिट साइज के अंदर इसके अंदर बहुत ज्यादा सेल्स हो सकते हैं, ये मोर डेंस होता है। छोटे छोटे होते हैं तो छोटे छोटे को मिलाकर जो है वो एक खास साइज के अंदर बहुत सारे सेल्स इसके अंदर आ जाते हैं, तो इस तरह इसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है। लेस एक्सपेंसिव होता है, सर्किट की जरूरत होती है इसको रिफ्रेश करने के लिए, और लार्जर मेमोरी यूनिट्स में ये यूज होता है। क्यों? तो हम ये बात कर रहे थे कि डायनेमिक सेल जो होते हैं वो सिंपल सिंपल टू बिल्ड होते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग आसान होती है, साइज में स्मॉलर होते हैं, डेंसिटी इनकी ज़्यादा होती है, और लेस एक्सपेंसिव होते हैं, कॉस्ट कम आती है इसके ऊपर, और इसको एक रिफ्रेश सर्किट की ज़रूरत पेश आती है। और लार्जर मेमोरी यूनिट्स में इससे बनाए जाते हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि इसके सर्किट को रिफ्रेश सर्किट में को जो हम सप्लाई करते हैं, पावर सप्लाई के ऊपर जो कॉस्ट आ रही होती है, या सर्किट रिफ्रेश सर्किट के ऊपर जो कॉस्ट आ रही होती है, वो अगर हम बड़े यूनिट्स बनाएं तो उसके अंदर एक फिक्स्ड कॉस्ट आ रही होती है, और एज कंपेयर टू जब हम छोटे छोटे यूनिट्स के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट को बियर करते हैं, वहाँ वो ज्यादा एक्सपेंसिव हमारे पास यानी हमें लगते हैं। फिक्स कॉस्ट बड़े यूनिट्स के लिए वो ज्यादा बेहतर रहती है, मौजूद रहती है। तो लार्जर मेमोरी यूनिट्स के लिए जो है वो इनका इंतखाब किया जाता है, यानी डी रैम से वो बनाए जाते हैं। और फिर आपके पास आ जाती है स्टैटिक की बात करते हैं। तो स्टैटिक जो है वो फास्टर है, साइज में बड़ा है, कॉस्ट में भी ज्यादा है, इसके कॉस्ट भी ज्यादा है, और इसको कैशे में यूज किया जाता है। तो आपने ये भी देखा कि अगर डी रैम जो है वो लार्जर यूनिट्स मेमोरी यूनिट्स के लिए ज़्यादा मौजू है, तो आप ये भी देखते हैं कि ये फंडामेंटल एक चॉइस बन जाती है कि ये जो स्टैटिक रैम या कैशे होती है वो साइज में छोटी होती है, जबकि उसी कॉस्ट में डायनेमिक रैम या मेन मेमोरी जो है वो ज्यादा साइज में अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ये एक रीजनिंग हो जाती है इस बिहाइंड द सीन। जी, इसके बाद आ जाती है रीड ओनली मेमोरी। और रीड ओनली मेमोरी में हमारे पास ये जिस टाइप की स्टोरेज होती है वो परमानेंट स्टोरेज कहलाती है, नॉन वोलेटाइल होती है। और रीड ओनली मेमोरी को किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? माइक्रो प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है। माइक्रो प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि कंट्रोल लॉजिक को अप्लाई करने के लिए, या जिस तरह से हम माइक्रो प्रोसेसर्स बना रहे होते हैं, उनके लिए जो है वो इस मेमोरी को यूज किया जाता है। इसके अलावा लाइब्रेरी रूटीन्स में, सिस्टम प्रोग्राम्स यानी बायोस में, और फंक्शन टेबल्स में यूज किया जाता है। जी, इसके बाद आता है कि प्रॉब्लम क्या है रोम के साथ। हम क्यों रैम यूज करते हैं, रोम क्यों नहीं यूज कर लेते? या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें रोम की डिफरेंट टाइप्स की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आपने देखा कि रोम के अलावा ई प्रोम भी है, डबल ई प्रोम भी है, और उनके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जब एक रोम है तो फिर हमें इस डिफरेंट कैटेगरी की जरूरत, डिफरेंट टाइप की जरूरत क्यों पेश आती है? तो उसकी वजह ये है कि रीड ओनली मेमोरी के अंदर दो प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो प्रॉब्लम क्या है? नंबर वन,
इसके अंदर डेटा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर ही सिर्फ बनाया जा सकता है, डेटा इंसर्ट इसके अंदर किया जा सकता है, फैब्रिकेशन टाइम पर ही इसको सिर्फ आप इसके अंदर डेटा राइट कर सकते हैं। और इसकी जो डेटा इंसर्शन की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब उस कॉस्ट को जब हम बियर करते हैं तो उसके अगेंस्ट चाहे आप उसकी एक कॉपी जनरेट करें या एक से ज़्यादा करें, वो थाउजेंड्स की सूरत में चाहे वो कॉपीज आप जनरेट कर लें, उसकी कॉस्ट सेम आ रही होती है। आप चाहे 1 रोम बनाएं या थाउजेंड्स ऑफ रोम उसकी कॉपीज बनाएं, एक ही फैब्रिकेशन कॉस्ट आ रही होती है। ठीक है। और दूसरी इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इसको फैब्रिकेट कर रहे होते हैं तो उस दौरान अगर कोई एरर आ गया तो वो आपको पता है कि फैब्रिकेशन लेवल पर एरर है या फिजिकल लेवल पर है, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर एरर है, तो एक बिट का भी एरर आने की सूरत में पूरा बैच जो है वो वेस्ट हो जाता है, उसको थ्रोन आउट किया रहता है, करना पड़ जाता है इवन। ठीक है। क्योंकि अब उसके अंदर डेटा की जो है वो रिलायबल उसके अंदर डेटा नहीं है, डेटा के अंदर चेंज आ चुका हुआ है, एरर आ चुका हुआ है। सो दिस इज वाई रोम जो है वो बड़े एहतियात के साथ बनाने वाला काम है। एरर की इसके अंदर बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती है और इसकी जो कॉस्ट होती है वो अदर जो टाइप्स होती हैं रोम की उनसे ज़्यादा होती है। जी। टाइप्स ऑफ रोम में प्रोग्रामेबल रोम है, ई प्रोम है, डबल ई प्रोम है, ये आपको देख चुके हुए हैं और चार्ट में हम इनकी कुछ प्रैक्टिस को डिस्कस भी कर चुके हुए हैं। तो हमारे कोर्स के तक इसकी हमने सिर्फ यही ओवरव्यू लेना था सेमीकंडक्टर मेमोरीज का। और अब आते हैं हम एक इसके मेमोरी जब हम कहते हैं तो मेमोरी के अंदर डेटा रीड और राइट की जब बात होती है तो उसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट लिंक्ड होता है और वो है एरर का, एरर डिटेक्शन का, एरर करेक्शन का। जब हम सेमीकंडक्टर मेमोरी के अंदर एरर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर जो एरर्स होते हैं उनको हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक को हार्ड फेलियर कहा जाता है और दूसरे को सॉफ्ट एरर कहा जाता है। हार्ड फेलियर एक ऐसा एरर है जो परमानेंट फिजिकल डिफेक्ट को शो कर रहा होता है। अब ये डिफेक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर भी हो सकता है और उसके बाद भी हो सकता है। बाद में कैसे हो जाएगा, कॉज बाय हार्श एनवायरमेंटल अब्यूज और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप इसको यूज कर रहे होते हैं तो उस यूसेज में अगर कोई डिफेक्ट आ गया है, एनवायरमेंटल डिफेक्ट आ गया है, कोई किसी सॉलिड यानी हिट की वजह से या किसी और तरह से ये फिजिकली जो है वो डैमेज इसमें आ गया है, तो डेटा जो है वो उसके अंदर चेंज हो चुका होगा, तो इसको हम हार्ड फेलियर की कैटेगरी में ले जाते हैं। इसके बरक्स तो हार्ड फेलियर की सूरत में हमारे जो ये मेमोरी है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है, वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहती है। ठीक है। और यानी उसकी लाइफ जो है वो इफेक्ट होती है। जबकि दूसरी सूरत में एरर हमारा दूसरी कैटेगरी में जो आता है वो सॉफ्ट एरर कहलाता है और सॉफ्ट एरर रैंडम एरर होता है। इसके अंदर जब ये जो एरर है ये फिजिकली मेमोरी को डैमेज नहीं करता, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है, ये सिर्फ डेटा को चेंज कर देता है, यानी रैम उस सेमीकंडक्टर मेमोरी के अंदर जो डेटा है सिर्फ उसको चेंज कर देता है। और इसके चेंज होने की वजह जो है वो ये होती है कि इसको जो पावर सप्लाई दी जाती है पावर सप्लाई दी जाती है तो उसकी वजह से, पावर फ्लक्चुएशन की वजह से, अल्फा पार्टिकल्स की वजह से जो है वो इसके अंदर चेंज आता है। आप ये जानते हैं कि हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके अंदर रेडियो एक्टिव वेव्स और इस तरह की जो इफेक्ट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं और वो किसी तरह से इसकी पावर सप्लाई या अल्फा पार्टिकल्स जो हैं इसके जो
स्टेट है, मेमोरी सेल के अंदर जो वोल्टेज की स्टेट है उसको इफेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ये सिर्फ वो डेटा को चेंज कर रहे होते हैं, फिजिकल मेमोरी को जो है वो अफेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन चाहे हार्ट फेलियर हो या सॉफ्ट एरर हो, इन आइदर केस डेटा जो है उसको चेंज नहीं होना चाहिए। ये जो एरर्स हैं वो अनडिजायरेबल होते हैं, और इसके लिए हमारे पास कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि सपोज अगर सॉफ्ट एरर है तो हम कैसे डेटा के अंदर एरर आइडेंटिफाई कर सके कि डेटा चेंज हो चुका हुआ है, और किस तरह से हम उसको करेक्ट कर सकें। हार्ट फेलियर का तो कोई अब हल है ही नहीं है। आपको पता है कि वो फिजिकली जब डैमेज हो गया, फिजिकली जब उसके अंदर डेटा के अंदर चेंज आ चुका हुआ है, तो अब उसको मजीद जो है वो करेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन जहाँ तक सॉफ्ट एरर की बात है, डेटा चेंज हुआ है, तो वो हमारे पास कुछ ऐसे मैकेनिज्म हैं जिनके जरिए डेटा को किसी हद तक करेक्ट किया भी जा सकता है। तो अब आती है बारी एरर करेक्टिंग कोड फंक्शन की। तो जब हम एरर करेक्टिंग कोड फंक्शन के इस यानी एरर करेक्शन की बात करते हैं, तो उससे पहले एरर डिटेक्शन का मामला पेश आता है। तो एरर को डिटेक्ट कैसे किया जाता है? बेसिकली इस एरर करेक्टिंग कोड फंक्शन एक पूरा यानी सिस्टम है जिसके अंदर हमें करना क्या होता है कि जब भी हम मेमोरी के अंदर, सेमीकंडक्टर मेमोरी के अंदर डेटा को इन करते हैं, ये आपको लोअर लेवल पर देखते हैं, जैसे ही डेटा को इन करते हैं, एम बाइट्स को सपोज आपने इसके अंदर जो है वो राइट किया है, तो न सिर्फ इसके अंदर डेटा को एज इट इज जो है वो एम बाइट्स को स्टोर किया जाता है, बल्कि इसी डेटा को हम एक फंक्शन में से पास करते हैं, और इस फंक्शन की आउटपुट को के डेटा की सूरत में m प्लस के डेटा मेन मेमोरी के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। यानी m के साथ साथ हमें k वैल्यू को भी इसके अंदर रखा जाता है। ठीक है, और जब हम इस डेटा को मेमोरी में से रीड करते हैं, तो वो m बाइट्स और k बाइट्स को अलग अलग हम इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और m बाइट्स को अगेन हम पास कर देते हैं उसी फंक्शन में से जिसको हमने पहले यूज किया था की वैल्यू जनरेट करने के लिए। जब उस फंक्शन में से अगेन पास करते हैं, तो वो एक आउटपुट जनरेट करता है जो कि k वैल्यू होती है, या हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो k वैल्यू है, ये मेन मेमोरी के अंदर जो k वैल्यू मौजूद थी इन m बाइट्स के अगेंस्ट, m डाटा के अगेंस्ट, उनको क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है इस लेवल पर आकर। तो जो प्रीवियसली स्टोर्ड k वैल्यू है और न्यूली जनरेटेड जो k वैल्यू है, उन दोनों को कंपेयर किया जाता है। अब कंपैरिजन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, यानी इक्वल होगा या अनइक्वल होगा। तो अगर तो इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि डेटा जो है वो बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है, कोई चेंज नहीं आया। तो ये दरमियान वाली जो आपको ये लाइन देख रहे हैं, इसके जरिए डेटा आउट की तरफ मूव कर दिया जाता है, यानी सिस्टम ने ये इसको ओके कर दिया है, एरर करेक्टिंग कोड फंक्शन ने इसको ओके कर दिया है कि डेटा के अंदर कोई चेंज नहीं आया, अब इसको यूज किया जा सकता है, डेटा आउट लाइन पर चला गया। ठीक है, लेकिन अनइक्वल होने की सूरत में दो ही केसेस बनते हैं, या तो हम उस डेटा को हम चेंज कर सकते हैं, यानी करेक्ट कर सकते हैं, एरर को करेक्ट किया जा सकता है, या फिर करेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर तो ना किया जा सकता हो तो एरर सिग्नल जनरेट हो जाता है, या जैसे हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल लेवल पर उसके अंदर कोई चेंज आ चुका हुआ है और फिजिकल डैमेज की सूरत में इस डेटा को अब रीसेट नहीं किया जा सकता, तो एरर सिग्नल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर कंपैरिजन अनइक्वल रहा है, तो हम उसको एरर ये जो करेक्टर है इस कंपोनेंट में से इसको पास करें। तो ये कंपोनेंट क्या क्या ले रहा है, मेन मेमोरी से आने वाले जो m बाइट्स m डेटा है वो ले रहा है, और कंपैरिजन जो आ रहा है उसका रिजल्ट ये ले रहा है। ठीक है, तो दोनों को देखते हुए एरर करेक्टर, ये जो करेक्टर है इस डेटा को करेक्ट करने की कोशिश करता है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये करेक्टर कौन है, ये करेक्टर है क्या चीज है? तो बेसिकली डिफरेंट एरर करेक्टिंग कोड्स यूज होते हैं, जिसमें
जो फेमस एक कोड है, सिंपलेस्ट जो कोड है उसको हेमिंग कोड कहा जाता है, उसको हेमिंग कोड कहा जाता है। ठीक है, एक खास तरह का ये फंक्शन होता है जो कि डेटा के अंदर से उस एरर को आइडेंटिफाई जब वो कर चुका होता है तो फिर उसको करेक्ट भी करता है। ठीक है, तो ये था ओवरव्यू और सेमीकंडक्टर मेन मेमोरी का। हमारे कोर्स के स्कोप की हद तक हम इसको सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हाँ, इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग जो है वो एस्पेक्ट्स हैं, वो ये हैं कि जो मॉडर्न हमारे पास रैम है, आया कि वो अभी तक डी रैम ही यूज़ की जा रही है, या उसके अंदर हम मेन मेमोरी के अंदर जो है वो हम उसको स्टैटिक रैम उसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, या इसके अलावा कोई रैम टेक्नोलॉजी भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप इसको एक्सप्लोर करेंगे और इसी चैप्टर के अंदर ये टॉपिक ऑलरेडी मौजूद है। नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से स्टार्ट लूंगी कि मॉडर्न जो रैम्स हैं उसके अंदर कौन सी रैम की टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर समराइज करते हैं आज के लेक्चर को। आज हमने क्या देखा? इंटरनल मेमोरी जो कि सेमीकंडक्टर मेन मेमोरी है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है, जिसके अंदर जो एक्सेस मेथड यूज होता है वो रैंडम एक्सेस मेथड होता है। और ये रैम दो तरह की होती है, एक को स्टैटिक रैम और दूसरे को डायनेमिक रैम कहा जाता है। और फिर हमने ये देखा कि इनके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। रैम के अंदर डेटा को, सेमीकंडक्टर मेन मेमोरी के अंदर डेटा को हम 10 की सूरत में स्टोर कर सकते हैं। डेटा को रीड किया जा सकता है, राइट किया जा सकता है, इंडिविजुअल सेल लेवल पर किया जा सकता है, और उसको सेल लेवल पर डेटा को स्टोर करने के लिए, राइट करने के लिए या रीड करने के लिए सिलेक्ट किया जाता है, कंट्रोल सिग्नल पास किया जाता है, और फिर इनपुट या आउटपुट टर्मिनल से हम डेटा को रीड या राइट करने के लिए यूज करते हैं। फिर हमने डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर मेमोरीज का एक ओवरव्यू देखा, उसका चार्ट देखा। डिफरेंट इनके हेड्स के अंदर हमने देखा कि किस मेमोरी को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, उसको इरेज कैसे किया जाता है, उसको हम राइट कैसे कर सकते हैं, और उसकी वोलेटिलिटी जो है वो क्या है। और फिर हमने स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम का ओवरव्यू देखा, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमने देखी, इसका स्ट्रक्चर देखा, इसका कंपैरिजन देखा, और फिर हमने इसका यूज देखा कि डायनेमिक रैम जो है वो नॉर्मली मेन मेमोरी के लिए यूज किया जाता है, इसको डी रैम को यूज किया जाता है, और स्टैटिक रैम को कैशे के लिए यूज किया जाता है। फिर हमने रोम को देखा, इसके डिफरेंट टाइप्स को देखा, और लास्टली हमने एरर करेक्टिंग कोड्स, एरर करेक्शन देखा, एरर की टाइप्स देखी, और एरर करेक्टिंग कोड फंक्शन को देखा कि वो किस तरह काम करता है। ये डायग्राम जुबानी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और लास्टली हमने एक एरर करेक्टिंग कोड के का जिक्र किया जाए जो कि हेमिंग कोड है। ये याद रखिएगा कि मैंने आज के एक आपको होम असाइनमेंट दी है, एक टास्क दिया है, और उसके लिए आपको इसके चैप्टर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना होगा। हमने इसके अंदर जो सेमीकंडक्टर्स मेमोरीज देखी हैं वो स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम है। तो या सेमीकंडक्टर मेमोरी है तो वो किस किस टाइप की है। हाँ, क्वेश्चन ये है कि मॉडर्न जो रैम्स आ रही हैं, जो हम अपने मॉडर्न कंप्यूटर्स में यूज कर रहे हैं, उसके अंदर सेमीकंडक्टर की कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, या रैम की कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो यूज हो रही है। ठीक है, और आपने इसके लिए सिर्फ अपने इसी चैप्टर नंबर 5 ही को एक्सप्लोर करना है, उसी के अंदर आंसर मौजूद है। ओके जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।